हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इसका इतिहास क्या है। इस वीडियो के द्वारा आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जानिए कि इलेक्ट्रॉन्स का साइंस की दुनिया में क्या महत्व होता है। दोस्तों, एक अणु के 3 घटक होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। इन 3 पार्टिकल्स के द्वारा ही एक अणु एटम का निर्माण होता है। उसके बाद अणु के द्वारा ही हर प्रकार के तत्व का निर्माण होता है। इन तीनों पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका द्रव्यमान यानी मास सबसे कम होता है। परमाणु के अंदर जहां उसके नाभिक के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की परिक्रमा करता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होता है। ये एक अणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का शेष द्रव्यमान 9.109385356 गुना 10⁻⁻31 किग्रा है, जो कि प्रोटॉन के केवल 1/1836 के बराबर है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे कण होते हैं और ये किसी भी परमाणु में उतनी ही संख्या में होते हैं जितनी संख्या में उस परमाणु में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही किसी भी परमाणु में समान मात्रा में पाए जाते हैं। आपको बताते चले कि इलेक्ट्रॉन में कणों और तरंगों के गुण होते हैं। वे अन्य कणों के साथ टकरा सकते हैं और प्रकाश की तरह फैल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आकार बादलों के समान है जो एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर होते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरणों की जांच के दौरान खोजा गया था। उनकी इस खोज ने परमाणु विज्ञान की दिशा ही बदल दी थी। दोस्तों, आपको बताते चले कि इलेक्ट्रॉन की एक विशेषता होती है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का एक अनिवार्य घटक होता है। इस पर ऋणावेश होता है और इसका विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻10 होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर अपने निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को E या -E डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ब्रह्मांड में अधिकतर विदुणुओं का निर्माण बिग बैंग के दौरान हुआ था। इनका निर्माण रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप से बीटा क्षय और अंतरिक्षीय किरणों कॉस्मिक रे के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उच्च ऊर्जा टक्कर के कारण भी होता है। यदि एक परमाणु में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैल्यू क्रमशः 1, 2 या 3 होती है। यदि किसी परमाणु में बाहरी आवरण में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्रमशः 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और इसकी वैधता क्रमशः 3, 2 या 1 होगी। अगर किसी परमाणु में सबसे अधिक खोल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा और इसीलिए इसकी वैधता 4 होगी। यदि किसी परमाणु में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसीलिए इसकी वैधता 0 होगी। सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया था कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। इन परिणामों से विद्युत की कणीय प्रकृति के बारे में पता चलता है। वैसे 1850 के मध्य में कई वैज्ञानिकों ने, विशेषकर फैराडे ने, आंशिक रूप से निर्वातीत नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, उनमें विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेक्षित किरणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो ये सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेक्षित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन सब से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। सर जे थॉमसन ने दिखाया कि ये किरणें ऋणावेशित कणों की धारा के बने थे। ये निष्कर्ष प्रयोगात्मक अनुभव के आधार पर किया गया था, जब प्रयोग एक बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किया गया था, जो कैथोड किरणों के गुण हैं। कैथोड किरणें सीधी लाइन में चलती हैं। कैथोड किरणों के घटक कणों का द्रव्यमान है और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणों के घटक का द्रव्यमान नगण्य है, मगर वो तेज गति से चलते हैं। कैथोड किरणों के घटक ऋणावेशित होते हैं और बाहरी विद्युत क्षेत्रों की उपस्थिति में घनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। उत्पन्न हुई कैथोड किरणों की प्रकृति कैथोड किरण ट्यूब में भरी हुई गैस और कैथोड व एनोड बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं थी। प्रत्येक स्थिति में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m एक समान पाया गया। कैथोड किरणों के इन कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। कैथोड किरणों के गुण एक जैसे होते हैं, चाहे कैथोड ट्यूब में कोई भी गैस ली जाए या कैथोड किसी भी धातु का बना हो।
इससे थॉमसन ने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु अविभाज्य है, जैसा कि डाल्टन और दूसरों के द्वारा माना जाता था। एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा रखता है, जो कि इसके विपरीत विरोध वाले नाभिक से इसकी दूरी बनाए रखती है। इस ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन एक नाभिक में नहीं गिरता। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक सर जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका उसका उपयोग करके और इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, जो कि एक दूसरे के लंबवत थे, उनको लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात को मापा। केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण नलिकाओं से टकराते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के सावधानी पूर्वक संतुलन से इलेक्ट्रॉनों को अनुपालित पथ पर उसी पथ पर वापस लाया जा सकता है जिस पर वो इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति में था। थॉमसन ने यह तर्क दिया कि केवल विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के अपने पथ से विचलन की मात्रा इन बातों पर निर्भर करती है कि कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार विचलन अधिक होता है। कण का द्रव्यमान कण के हल्का होने से विचलन अधिक होता है। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है। R.K. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग्य को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है, उसमें बहुत तेजी से घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आसपास में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। वहीं नील बोर ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं, तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है। इसीलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले KLMNOPQ अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को शेल भी कहते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले शेल n=1 को K द्वारा और उसके बाद वाले शेल n=2 को L द्वारा सूचित किया जाता है। इसी प्रकार बाद वाले शेल क्रमशः M, N, O, P और Q द्वारा निरूपित किए जाते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले शेल की ऊर्जा सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम शेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधी आधुनिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक कक्षा या शेल में कई उपकक्षाएं या सब शेल होते हैं। जिस तरह प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, उसी तरह प्रत्येक उपकक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। साल 1924 के शोध प्रबंध में क्वांटम थ्योरी पर रिसर्च फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लुइस डी ब्रॉगली ने परिकल्पना की कि सभी मामलों को प्रकाश के तरीके में डी ब्रॉगली लहर रूप में दर्शाया जा सकता है। अर्थात उपयुक्त परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन और अन्य पदार्थ कणों या तरंगों के गुणों को दर्शाते हैं। वैक्यूम में घूमने वाले स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन भी ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे मुक्त हो। वास्तव में वे कण जिन्हें धातुओं और अन्य ठोस पदार्थों में आमतौर पर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उसमें अर्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव के कारण एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का वेग प्रति सेकंड मिलीमीटर के क्रम पर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा वितरण की पहली वीडियो छवियों को फरवरी 2008 में स्वीडन की यूनिवर्सिटी में एक टीम ने कैप्चर किया था। वैज्ञानिकों ने प्रकाश की बेहद कम चमक का उपयोग किया, जिसने पहली बार इलेक्ट्रॉन की गति का अवलोकन किया था। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में एक एक चीज गहराई से जान भी गए होंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी मिल गई है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।